हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम अभी डिस्कस करेंगे G20 की प्रेसिडेंटशिप जो अभी इंडिया ने किया 2023 का। इसमें क्या आउटकम निकल करके आया और इसका वर्ल्ड पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे G20 के बारे में। G20 देखिए एक ग्रुप ऑफ 19 कंट्री का एक ग्रुप है और इसमें एक यूरोपियन यूनियन है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसे G20, ठीक है। G20 का मतलब ये नहीं है कि 20 कंट्री ही हैं, इसमें 19 कंट्री हैं। इसके बाद एक जो है कि ग्रुप है। ग्रुप कौन सा है? यूरोपीय यूनियन है प्लस। अब देखिए 2023 में इंडिया ने जब इसका प्रेसिडेंटशिप किया तो इसने प्रपोज किया क्या? प्रपोज किया कि अफ्रीकन यूनियन यूनियन को भी G20 का एज ए मेंबरशिप बनाइए। तो अब जो है ये G21 के रूप में बोल सकते हैं। अब G20 मैं यहाँ पे देख सकते हो, आप सभी नाम दिया गया है बहुत से लोगों का। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जो G20 है, G20 जब अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया गया, अब ये हो सकता है G20, एक सेकेंड, G20 जो कि G21। इसमें क्या है, 19 जो कि कंट्री हैं और एक जो है कि आपका यूरोपीय यूनियन था। इज इट क्लियर? अब जो है कि यूरोपीय यूनियन प्लस उसके बाद अफ्रीकन यूनियन भी हो जाएगा। अफ्रीकी यूनियन जो है कि 55 कंट्री का एक ग्रुप्स है। जिस तरह से यूरोपीय यूनियन एक ग्रुप है यूरोप कॉन्टिनेंट का, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन भी एक तरह का ग्रुप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। बात समझ गया? इसके बाद जो बात की जाती है, इसके बाद ये है कि जब ये ग्रुप बनता है तो अब क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था अफ्रीकन यूनियन का, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन ने अपना एक यूरो करेंसी चलाई है, वैसे ही ये अफ्रीकन अफ्रीकन जो कि करेंसी चलाएगा। जिस हिसाब से ये काम करते हैं वन पासपोर्ट वगैरह के आधार पे, वैसे ये भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था। हालांकि इतना ये सक्सेसफुल नहीं है जितना अफ्रीकन यूनियन, सॉरी यूरोपीय यूनियन जो जितना सक्सेस है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकल करके आता है? इंडिया इंडिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, तभी से ये थर्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। इधर क्लियर? रिप्रेजेंट कर रहा था अपने आप को। मतलब जब 1945 इरा शुरू हुआ तो पूरा वर्ल्ड दो पोलार में बट गया। इसमें एक कैपिटलिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पूंजीवाद, ठीक है। दूसरा सोशलिज्म, सोशलिज्म या आप बोल सकते हो समाजवाद। समाजवाद समाजवाद को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन निकल करके आया सामने? रसिया, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। और पूंजीवाद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन दोनों के बीच में लगभग 45 ईयर के आसपास एक वार हुआ जिसको हम कहते हैं कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इसी के बाद, इसी के दौरान जब हम ये वार चल रहा था तो कुछ ऐसा देखने को मिला कि ये दोनों कंट्री यूरोपियन लड़ रहे थे। तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और इसके बाद और भी जो कंट्री इसके साथ इंडिपेंडेंस हुई, तो वो कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की, ठीक है। अब इनके पास क्या था, या फिर समाजवाद के अंतर्गत जाए या पूंजीवाद के अंतर्गत आए। बट इंडिया ने इंडिया इंडिया इन दोनों में नहीं गया, ना ही कैपिटलिज्म में गया ना ही सोशलिज्म में गया। ये दोनों को इनकार कर दिया और ये एक तरह से थर्ड वर्ल्ड के रूप में अपने आप को उपस्थित किया। और इस दौरान जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, इसने कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं तो मैं सोचूंगा कि आप अमेरिका, सॉरी यूएसएसआर, सोवियत संघ के साथ हैं। लेकिन सोवियत संघ, यूएसएसआर ने कहा कि नहीं, अगर आप मेरे साथ नहीं है ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप जो कि अमेरिका के साथ है। मैं मानता हूं कि नहीं, आप ना तो हमारे साथ है ना अमेरिका के साथ है। ऐसा कुछ सिस्टम चला। इसी समय जब चला, थर्ड वर्ल्ड निकल करके आए, तो इंडिया एंड द इंडोनेशिया
इंडोनेशिया, या फिर बोल सकते हो जो डीकोलोनाइज हुई, और ये लोग अपना एक थर्ड वर्ड के रूप में निकल करके आए, और ये थर्ड वर्ड कुछ ऐसा बन करके निकला जिसको हम कहते हैं नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बट ये भी ध्यान देने वाली बात है, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम आते आते नैम का लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेंस कम हो गया या फिर उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा। बिल्कुल नैम नहीं रहा हो, लेकिन जो नैम का बेसिक था, बेसिक या जो बोल सकते जो ग्राउंड था, इसका ग्राउंड वो था जो डीकोलोनाइज थी या फिर इकोनॉमिकली जो कि बैकवर्ड थे। और आज भी यही इकोनॉमिकली और बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का बैकवर्डनेस जो है कि क्या हुआ, आप बोल सकते हो यही एक आधार बना हुआ है कि आप ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं आप, और जब आप ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों ना, तो एक चीज निकल करके आती है, वही तो कंट्री है मोस्टली जिसको हम नाम के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे थर्ड वर्ड के रूप में। अब इसी का आप बोल सकते हो क्यों, क्योंकि ये जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आया ये 1980 के आसपास आया। ठीक है, और ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा जो एक मतलब दो पैरामीटर रखा गया, इसका एक इकोनॉमिक एडवांसमेंट, सॉरी बैकवर्डनेस और दूसरा अंडर डेवलप्ड। ये एक तरह से ग्लोबल साउथ कुछ है नहीं। ग्लोबल साउथ की अगर मैं बात करूं कि रियल में क्या है, तो ग्लोबल साउथ को कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर, मैं थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं वर्ल्ड का। ठीक है, आप थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, ये आपका साउथ अमेरिका। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के साथ, ये आपका अफ्रीका, फिर यहाँ से लेकर के आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपका पूरा यूरोप और अफ्रीका के रूप में निकल के जाता है। फिर यहाँ पे आपका जो कि अब बन जाता है एशिया कॉन्टिनेंट, अरे सॉरी ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आपका मेडागास्कर हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो कि क्या बोलते हैं ग्रीनलैंड पड़ जाता है। तो एक कुछ और नहीं है, बस कुछ ऐसा है कि ऐसी एक लाइन डिवाइड की जाती है। ठीक है, आप एक ऐसी लाइन डिवाइड करते हैं ये इस हिसाब से, बात समझ रहे हो, और ये ऐसे ला करके मिला देते हैं। कहते हैं कि इस लाइन की जो अपर साइड है, अपर साइड ए भी पड़ेगा और ए भी पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं ग्लोबल ग्लोबल नॉर्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, और इसको जो कि जो इस साइड आते हैं ये ग्लोबल साउथ है, मतलब जो बैकवर्डनेस है। अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो आपको कौन कंट्री मिलेगा, लैटिन अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका मिल जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बड़ा मिल जाएगा, वेस्ट एशिया मिल जा रहा, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना भी आ जा रहा है इसमें, ये सारे बैकवर्डनेस है। अब ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है, ये लोग एडवांस कंट्री हैं। तो ऐसा कुछ आप बना करके बता सकते हो। दूसरी एक चीज़ मैं और बता दूं, यूपीएससी ऐसा नहीं कहती कि आप पूरा इंच पेपर पेंसिल इंच पैरामीटर लेकर के एक्यूरेट बनाइए। अब हल्का फुल्का बस ऐसा ही डायग्राम अगर बनाते हैं तो यूपीएससी वाला समझ जाता है कि नहीं, अच्छा चलिए ये आपका फ्लोरिडा है, ये ग्रीनलैंड है, लैटिन अमेरिका, ये मेडागास्कर है, ये ऐसे 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 चीज़ें आ जाती हैं। इतना ही समझदार होती है, बस इतना ही बनाना होता है। बस एक ग्लोबल साउथ का मतलब ये ग्लोबल साउथ नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इस समय जो न्यूज में है बहुत से, क्यों, जैसे जब हम G20 में, आप समझ गए जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल करके आता है, डीकोलोनाइज हुए, डीकोलोनाइज के बाद ये कंट्री ग्रुप मिल करके, जनरली सभी कंट्री नहीं जो डीकोलोनाइज, जैसे पाकिस्तान को ले लीजिए, ये भी कॉलोनी था, इंडिया का ही पार्ट था, लाके डिवाइड हो गया, बट ये थर्ड वर्ल्ड में नहीं आया नाम में, ये किसके खामे में चले गया, जो कि रसिया, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खामे में चला गया, जो कैपिटलिज्म।
उसका कुछ ऐसा हाल हुआ कि आज देख सकते हो पाकिस्तान जहां से चला था वहीं पे रुका हुआ है। बात समझ, लेकिन इंडिया ने एक इंडिपेंडेंस तरीके से सोवरेनिटी अपनी रिप्रेजेंट किया और अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश किया कि हम थर्ड वर्ल्ड को जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही वर्ड निकल करके आज आता है जो हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, और ये चीज और इनहेंस कर देती, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है इंडिया कैसे, जब हम अफ्रीकन अफ्रीकन यूनियन को बोल दिए कि नहीं G20 में ये एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, हालांकि एक आर्टिकल आया तो उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें बस मेंबर और गेस्ट मेंबर के रूप में वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन परमानेंट मेंबर वर्ड यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अफ्रीकन यूनियन के रूप में जब यूज किया गया तो परमानेंट मेंबर के रूप में यूज किया जा रहा है, परमानेंट मेंबर वर्ड जैसे वर्ड्स को, तो वो हालांकि अलग सब्जेक्ट बन जाता है। ग्लोबल साउथ को लेकर के इंडिया अपने आप को एक बार फिर से प्रूव किया कि नहीं हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में कितना ये बेनिफिट है, कितना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बात समझ गए यहाँ पे, अगर ग्लोबल साउथ वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ तब। अब इसके बाद हम आएंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो यहाँ जो G20 के जो मेंबर थे, G20 के मेंबर जो थे उसका प्रेसिडेंटशिप। एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को, तो जो G20 था इसका 2022 का जो कि इंडोनेशिया बाली जो कि इसका हेड किया था। अब 2023 का जो कि इंडिया किया, ठीक है। अब 2024 का ब्राजील करेगा। और एक चीज और बता दूं, एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसको बायोफ्यूल इनिशिएटिव बोलते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ब्राजील वर्ल्ड में शुगर केन जो कि प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करता है, इसीलिए बायोफ्यूल का इनिशिएटिव जब ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंटशिप जा रही है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ब्राज़ील को हैंड ओवर इंडिया प्रेसिडेंटशिप करेगा नवंबर में, और जो प्रेसिडेंट्स आए थे या फिर जो वहाँ के हेड आए थे G20 में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हम ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा काम करें, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हो ग्लोबल हंगर के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे अपने बारे में, यहाँ पे टू दी पॉइंट मतलब कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 8th मीटिंग थी ये G2023 में, और इसके बाद दिल्ली इसका आज ये हेड ऑफ रहा, और इसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकल करके आया, और इंडिया ने एक अपने बारे में फिर से प्रूव कर दिया कि नहीं हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। इसमें कोई दो रहा है, इतनी बड़ी सेमिनार कराना कैसे भी करके। लास्ट साहब बहुत से क्रिटिसिज्म भी निकल करके आए कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया था, बट वो एक अलग इशू है, हर कंट्री करती है, इंडिया ही नहीं कर रही है। जो इनिशिएटिव लिया गया, जो फोकस किया गया, इसमें सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को जो एक परमानेंट मेंबर G20 के रूप में किया गया। जब यह किया जाता है तो इसके लिए एक अच्छा न्यूज निकल करके आता है कि इंडिया जो कि मोर रिप्रेजेंटेटिव है और ग्लोबल साउथ के लिए, और अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 कंट्री का एक मेंबर है, यह वैसे ही पैरेलल काम करता है जैसे यूरोपीय यूनियन करता है। और दूसरी चीज है, इंडिया ने ग्लोबल साउथ के बाद की जो वॉइस है उसको जो कि और प्रूफ किया, और इसको G7 और G7 सभी लोग इसको जो है कि एक्सेप्ट किए। इसके बाद अगर मतलब फ्रेश मॉन्यूमेंट इंडिया अफ्रीकन रिलेशनशिप के बारे में बात करें, जो अब इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं G20 में जो है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाए, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात प्रूफ हो जाता है कि इंडिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, हो सकता है बढ़िया, क्योंकि 55 ग्रुप्स ऑफ द कंट्री का है ये। आप समझ सकते हो कितना अच्छा और किस तरह से डोमेन इस पर इस्टेब्लिश होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं और भी जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल वर्थ हब। अफ्रीकन यूनियन जो है कि एक अच्छा इकोनॉमिकली जो कि बैलेंस कर सकता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका यूनियन जो नेचुरल रिसोर्स का जो कि बहुत बड़ा हब है। जैसे नामीबिया, गाम्बिया, ये सारे वहाँ पे कूप देखने को मिला था। ये भी कहा जाता है जो ये कूप हो रहे हैं अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इसके पीछे बड़ी पावर है। बड़ी पावर में ब्लेम किया जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को
कैप्चर करने के लिए एक ग्रुप का एक कंट्री करता है तो दूसरे ग्रुप का जो कि दूसरा कंट्री सपोर्ट कर देता है। इसके पॉसिबल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, रीच कॉन्सेंसस ग्लोबल साउथ के लिए हो सकता है। इसके साथ जो दूसरा इनिशिएटिव लिया गया इंडिया के द्वारा, इसमें एक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ठीक है, मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बोला गया। ये एक तरह से ऐसा एक कनेक्टिविटी रोड है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसा एक कनेक्टिविटी है जो इंडिया से लेकर के, मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इंडिया की बात करूं, फिर यहाँ पे आपका गल्फ कंट्री आ जाते हैं, ठीक है, फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका मेडिटेरियन सी आ जाएगा, ऊपर जो है कि आपका अदर कंट्री आ जाएंगे। अब यहाँ से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से लेकर के आप जाएंगे यूएई पे जाएंगे, फिर लैंड के माध्यम से सऊदी अरबिया, जॉर्डन होते हुए आप कहाँ पे हो जाएंगे, मेडिटेरियन सी पे। मेडिटेरियन सी के बाद आपकी कनेक्टिविटी कहाँ बढ़ जाएगी, यूरोपियन कंट्री में बढ़ जाएगा। तो जब हम ये बात करते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा ये है, ये कनेक्ट कर देगा यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया को कनेक्ट करेगा। इसमें जनरली देखा जाए इंडिया, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरबिया, यूरोपीय यूनियन भी आएगा, अफ्रीका, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आएगा, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन या फिर बोल सकते हो कि जो यूरोपीय यूनियन है इस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं अमेरिका का। ये जो मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक किसका पार्ट है, पार्ट इसका किसका है, ये पार्ट जो है कि ये PGII का है। ये क्या है, ये है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के रूप में जाते हैं। इसको 2021 में जब यूनाइटेड किंगडम इसका प्रेसिडेंटशिप कर रहा था G7 का क्या है, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का कौन ये पार्टनरशिप है, G7 का, और G7 का ही सपोर्ट से ये क्या बन रहा है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में। अब आपके दिमाग में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कुछ इस तरह से कर रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जो G20 है, G20 एक ऐसा ग्रुप है कि जो 20 लोग यहाँ पे आते हैं और इसमें G7 के जो सभी मेंबर हैं इसके भी मेंबर हैं, बात समझ रहे। लेकिन G20 में आपका रसिया भी है और चाइना भी है। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर ऑर्गेनाइजेशन के कनेक्टिविटी के रूप में। अब ये रसिया और चाइना के न चाहते हुए भी G7 ने सपोर्ट किया, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइना का ये काउंटर बैलेंस करेगा, बात समझ गए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द G7 के बारे में को लेकर के। इसके बाहर अगर बात किया जाए कि यहाँ पे मैप देख सकते हो आप, मैप में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है, इंडिया के जो कि गुजरात कोस्ट से निकलेगा, यूरोपीय सऊदी अरेबिया या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात में आएगा, UAE अमीरात, फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल में जाकर के मेडिटेरियन सी से इटली, फ्रांस, जर्मन की पास में चला जाएगा। ये एक किसका पार्ट है, मिडल ईस्ट बोल सकते हो यूरोपियन कॉरिडोर करते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये जो है कि किसके सपोर्ट से किया गया, PGII के द्वारा किया गया है। ये PGI किसका है, G7 का मेंबर है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहीं ना कहीं बोला जाता है जो चाइना का बेल्ट इनिशिएटिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसको काउंटर बैलेंस करेगा। इसके बाद जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द G20 का है, इसमें प्रोजेक्ट अटेंडिंग काउंटर द डोमेन्स ऑफ द चाइना की बात है। आप देखिए कहीं ना कहीं झगड़ा लगाने वाली बात है, और कहीं ना कहीं ये जो G20 का एक ग्रुप है इसको कमजोर करने की बात की जा रही है। इसी के कुछ सभी कंट्री एक तरफ दो ग्रुप में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ रसिया चाइना हो जा रहा है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्री एंड इंडिया हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इंडिया को अलग मत रखिए, इंडिया को यूरोपीय वेस्टर्न कंट्री के साथ इंक्लूड मत करिए, इसको बीच में लाइए इंडिया को, क्योंकि इंडिया रसिया चाइना के साथ भी काम करना चाहता है और वेस्टर्न कंट्री के साथ भी काम करना चाहता है। अगर वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करती है इंडिया को कि भाई आप इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन
कॉरिडोर लाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये लाते हैं कि अब चाइना का बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है इसको जो कि कमजोर किया जाए, तो चाइना को ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, तो वर्ल्ड की जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गुस्सा होगी और चीज़ें उल्टा सीधा कर सकती है। तो ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था इन लोगों को कि नहीं, जो कि हम एक काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आप अलग प्लेटफॉर्म यूज किए होते हैं, अगर आप ये करते हैं ना तो इससे कहीं ना कहीं जो G20 का एथोज है, जो G20 का मेन फीचर्स है कि वर्ल्ड की जो G20 कंट्री है वो इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में पूरे वर्ल्ड की वेलफेयर के लिए काम करेंगी, और पता चले इंटरनल ही फाइट्स हो रही है तब दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद जियो पोलिटिकल मान लीजिए तो वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, अब इंक्रीज प्रोस्पेरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कुछ पॉसिबल चैलेंजेस भी इनके आएंगे, वो अलग चीज़ है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पे बात करेंगे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, बात हो रही कि एक चीज़ इनिशिएटिव और लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, वो इनिशिएटिव क्या है वो चीज़ देख लीजिए। लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, ठीक है। इसमें लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया गया, और एक आ जाता 85 जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता इन दोनों के, इन तीनों के द्वारा। कौन कौन? इंडिया है, ब्राजील है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन दोनों के द्वारा जो कि 85% आपके आसपास ग्लोबल एथेनॉल जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता। हमने बायोफ्यूल पे लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं बायोफ्यूल को, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमने ये लाया, तो आपसे सवाल यहाँ जो पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रियल में क्या है या किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया, तो ये G20 के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, और इंडिया जब प्रेसिडेंटशिप किया था इसके, ये भी कहा जा रहा है इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये बात करने की प्रूफ कर रहा हूँ कि ब्राजील जो है, समझे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो शुगर कैन प्रोड्यूस करता है, जो बायोफ्यूल होता है मोस्टली हम वहां से प्रोड्यूस करते हैं, जो एग्री प्रोडक्ट होता है गन्ने का होता है उसमें। इसके बाद क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, फिर उसके बाद हाई जो अचीव किया जाएगा ब्लेंडेड पेट्रोल में किया जाएगा, फिर उसके बाद जो फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के भी अगेंस्ट लड़ने के लिए काम करेगा, ठीक है। जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है वो पूरा होगा। इसके बाद डिकार्बनाइजेशन भी किया जाएगा, और फला जो चीज़ें बोली गई हैं इसमें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो चौथी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं, वन फ्यूचर अलायंस एंड द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉस्पेरिटी के रूप में बोलते हैं। ये वॉलंटरी इनिशिएटिव और इसका एम है बिल्डिंग कैपेसिटी, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट, एडेक्वेट फंड फॉर सपोर्ट, इंप्लीमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यह है कि इसमें डिजिटली हेल्प किया जाएगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किया जाए। ये जनरली इकोनॉमिक जो है उनको लेकर के बात की जाए। उसके बाद ये भी चीज़ है कि इनका आई कोर जो होता है, इनपुट इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है और उसमें कॉस्ट मान लीजिए बहुत, जहाँ 300 रुपये आनी चाहिए वो 500 रुपये आ रही है, ठीक है। तो 200 रुपये ज़्यादा जा रही है, तो क्यों जा रही है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको जो कि कहीं ना कहीं आप रिड्यूस करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं बिहार में, उसको ले जाते हैं गुजरात में, मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए कि 3,000 किलोमीटर पड़ता है। अगर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला जाए तो मतलब 30 घंटे में आप कर सकते हैं, बट उसको आप 60 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रोड अच्छा नहीं है। आप रोड अच्छा कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, फ्यूल बचेगा, और प्रोडक्ट जो पेरिसेबल होगा वो जो कि खराब नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं और भी बात करूं आप लोगों से यहाँ पे लेकर के, जो न्यू क्लाइमेट चेंज को भी लेकर के बात की गई है कुछ। फिर यहाँ पे डिसीजन दैट विल रिसोनेट अलोंग विद द टाइम के बारे में बात की गई है। हालांकि जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इमीडिएट चैलेंज वगैरह के, ठीक है, मैनेजमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर के बात की गई है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे बात कर रहा हूँ, ये मैंने लिया है। जनरली देखिए कि जो बातें फोकस की गई है बिजनेस को लेकर के, इस पे की गई। फाइनेंशियल हमने डिस्कस भी किया, फाइनेंसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बोला जाता है। इसके बाद ग्लोबल वैल्यू चैन भी को जो कि सप्लाई किया जाए,
इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की वो होता है सबके लिए बैंकिंग फैसिलिटी हो। फिर डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी बात की जा रही है। फ्यूचर वर्क इन स्किल्ड जो कि के लिए भी बात की जा रही है। एनर्जी क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात कीजिए। बीजी जो कि ईज ऑफ द बिजनेस के भी बारे में बात कीजिए। अफ्रीकन यूनियन इंटीग्रेशन के बारे में बात की जा रही है। सभी वर्ल्ड का आप एक चीज देखेंगे, वर्ल्ड का जो कि फोकस है, फोकस किस पे है? अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। कहीं मुझे भी डर लगा पर्सनली कि ऐसा ना हो कि फिर वो तो है ही, उसमें कहने वाली क्या बात है, एक सभी जो पावरफुल इकोनॉमिक का वर्ड है वो एक अखाड़ा बन करके रह जाएगा, राइट। तो ये हमने आज G20 के बारे में डिस्कस किया, क्या क्या 4-5 चीज़ें आई। बायोफ्यूल पे निकल करके आया, फिर उसका कनेक्टिविटी पे निकल करके आया, डिजिटल पे निकल करके आया। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।